नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पिछले 2 वीडियोस में इल्तुतमिश के बारे में कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जिनके अंतर्गत हमने इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन, इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों एवं इल्तुतमिश ने उन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत अध्ययन किया। आज के हमारे इस वीडियो में हम इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों, उसके चरित्र और मूल्यांकन इत्यादि बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य। इल्तुतमिश के पहले भारतीय तुर्की राज्य के शासन के संगठन की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा सका था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में शासन का जो स्वरूप था वो प्रधानतः सैनिक ही था। चूँकि कोई भी राज्य उचित शासन व्यवस्था के अभाव में स्थायी नहीं हो सकता, अतः जो ही ऐबक की मृत्यु होती है, दिल्ली सल्तनत के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। किंतु इल्तुतमिश ने न केवल सैनिक दृष्टि से दिल्ली सल्तनत की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि उसने इसके लिए एक आवश्यक शासन प्रणाली का भी गठन किया, जो कि इस प्रकार थी। प्रथम जो बिंदु है वो है 40 गुलामों के दल का गठन। प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश का जो प्रथम कार्य था वो था अपने विश्वास पात्र और स्वामी भक्त तुर्क दास अधिकारियों के एक दल का गठन, जो कि 40 गुलामों के दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये जो 40 गुलामों के दल के सदस्य थे, इन सभी को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। ज़ियाउद्दीन बर्नी, जो कि तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही ग्रंथ के लेखक हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से पुकारा है। इस दल में उन तुर्की अमीरों को रखा जो कि प्रारंभिक जीवन में इल्तुतमिश के दास रह चुके थे और उसी की कृपा से उच्च पदों पर पहुँचे थे। तुर्क दासों अर्थात 40 गुलामों के दल के साथ ही इल्तुतमिश ने ताजिकों को भी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। ये जो ताजिक थे गैर तुर्क विदेशी अमीर थे और जो इल्तुतमिश के दास नहीं थे। तुर्क दासों और ताजिकों, तुर्क दास और ताजिकों, ये जो दो दल थे, ये जो दोनों दल है वो इल्तुतमिश की सत्ता के मुख्य आधार स्तंभ थे। जब तक इल्तुतमिश जीवित रहा, इन दोनों दलों पर वह पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहा। ये जो 40 गुलामों के दल का गठन था, इसका महत्व इस प्रकार रहा कि चूँकि इल्तुतमिश ने विरोधी अमीरों को युद्ध में मार डाला था अथवा पदच्युत कर दिया था, तथा शेष जो अमीर रहे उसके विरोधी थे, उन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो उन्होंने चहलगानी के बढ़ते प्रभाव को देखकर ये समझ लिया था कि यदि वे उन्हीं के समान स्वामी भक्त सिद्ध नहीं हुए तो सुल्तान पदच्युत कर देगा। अर्थात उनमें ये डर बैठ गया, विरोधी अमीरों में भी। नेक्स्ट है इक्ता प्रथा का प्रचलन। प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश का जो दूसरा कार्य था वो था इक्ता प्रथा का प्रचलन। इक्ता प्रथा मध्य एशियाई मुस्लिम राज्यों में प्रचलित थी और भारत में इसका जो प्रचलन है वो इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है भूभाग। इक्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटे इक्ता और दूसरे बड़े इक्ता। छोटे इक्ता भू राजस्व अनुदान होते थे, जो कि लोगों को सैनिक सेवाओं के बदले दिए जाते थे और जिन्हें ये प्रदान किए जाते थे, ये जो छोटे इक्ता जिन्हें प्रदान किए जाते थे, उनको इनसे केवल भू राजस्व वसूल करने का ही अधिकार था। इनके साथ बड़े इक्ताओं की भांति प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं जुड़े हुए होते थे। और जो बड़े इक्ता थे, ये जो बड़े इक्ता है वो उच्च पदीय कर्मचारियों या उच्च पदाधिकारियों को ही दिए जाते थे और ये प्रांतों की भांति होते थे। तथा ये जो बड़े इक्ताओं का जो प्रधान होता था उनको मुक्ता या कभी कभी बली भी कहा जाता था, मुक्ता, बली या वली। और जो मुक्ता होता था वो अपने प्रदेश की केवल प्रतिरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होता था, तथा आवश्यकता पड़ने पर केंद्र को भी उसको सैनिक सहायता या सैनिक दस्ते भेजने होते थे। तथा ये जो भू राजस्व की जो वसूली करता था मुक्ता बड़े इक्ताओं से, तो इस भू राजस्व की वसूली
में से अपना वेतन, सेना और प्रशासन का खर्चा काटकर शेष जो रकम बचती थी वो रकम केंद्र सरकार को भेजता था। इस इक्ता प्रथा के प्रचलन का जो कारण था, इल्तुतमिश ने इस इक्ता प्रथा का प्रचलन इसलिए किया था कि स्थानीय हिंदू सामंतों का विनाश करने के लिए तथा साम्राज्य के सुदूर स्थित प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने के लिए ही इस इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने लागू किया था। इस हेतु उसने साम्राज्य को इक्ताओं या प्रांतों में विभाजित कर दिया तथा मुक्ताओं के पद पर विश्वास पात्र अमीरों को नियुक्त कर दिया। प्रोफेसर निजामी का कहना है कि अभी तक भारतवर्ष के अनेक भागों पर हिंदू सामंतों द्वारा शासन किया जाता था। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर किसी स्थानीय संस्था द्वारा ही किया जा सकता था और इक्ता से समकालीन मांगों की पूर्ति होती थी। नेक्स्ट है मुद्रा प्रणाली। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली को भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उसने पूर्णतः अरबी ढंग का चांदी का एक नया सिक्का, जिसको टंका कहा जाता था, नया सिक्का टंका चांदी का चलाया और जो तौल में 175 ग्रेन का था। ये इम्पोर्टेंट है, चांदी का टंका सिक्का 175 ग्रेन का अरबी ढंग का। और इसके साथ ही उसने छोटे सिक्के के रूप में तांबे का जितल नामक सिक्का चलाया, तांबे का जितल, चांदी का टंका। नेल्सन राइट लिखते हैं कि दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो ऐतिहासिक महत्व रखता है। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा थी उसको भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जा सकता है। और आगे ये लिखते हैं कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि ये जो टंका था, जैसा कि इसकी तौल से स्पष्ट है, बाद के सुल्तानों के टंकों के लिए एक नमूना था और उन्हीं से आधुनिक रुपए का विकास हुआ। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। इल्तुतमिश ने न्याय का भी समुचित प्रबंध किया। इब्न बतूता ने लिखा है कि शाही महल के द्वार पर 2 सिंहों की मूर्तियां रखी रहती थी, जिनके मुख में लगी जंजीर को खींचने से घंटी बजती थी। जिसे कोई फरियाद करनी होती थी वे इस जंजीर के द्वारा सूचना दे देता था, अर्थात जंजीर से घंटी बजा देता था और शाही कर्मचारी तुरंत उसकी बात सुनते थे। और ये जो जंजीर वाली व्यवस्था थी घंटी बजाने की, यह व्यवस्था रात के लिए ही थी। दिन में केवल लाल वस्त्र पहनकर आने से ही समझ लिया जाता था कि इस व्यक्ति को कुछ कष्ट है और सुल्तान के आदेशानुसार तुरंत ऐसे व्यक्तियों की फरियाद सुनी जाती थी। तो जहाँ तक न्याय विभाग के संगठन का सवाल है तो उस हेतु दिल्ली में अनेक काजी भी नियुक्त किए गए थे जो कि मामलों की सुनवाई करते थे तथा सल्तनत के प्रधान नगरों में अमीरदाद नियुक्त किए गए थे। अमीरदाद न्याय व्यवस्था हेतु उनके कार्यों, ये जो अमीरदाद नियुक्त किए गए थे, इनके कार्यों का निरीक्षण करने तथा उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का जो भार है वो प्रधान काजी और सुल्तान पर रहता था। इल्तुतमिश ने इस कार्य को सदैव मुस्तैदी के साथ किया था। नेक्स्ट है तुर्कों को पर्वतीय प्रदेशों में बसाना। खोखर प्रदेश तथा दोआब के पर्वतीय भागों में तुर्क सैनिकों को बसाया ताकि जो विद्रोही है उनका तत्काल दमन किया जा सके। नेक्स्ट है खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करना। इल्तुतमिश का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य था अपने राज्याधिकार के लिए खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त कर लेना। इस्लामी कानून के हिसाब से इल्तुतमिश का जो राज्याधिकार था वो निर्बल था, क्योंकि वे एक दास रह चुका था और दास ही नहीं, चूँकि वो दास का ही दास रह चुका था। अपने राज्याधिकार के लिए बगदाद के खलीफा, चूँकि ये जो खलीफा होता था ईसाइयों के पोप की भांति मुस्लिम जगत का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो इस खलीफा से, बगदाद का जो खलीफा था, खलीफा से अपने राज्य को वैधानिक मान्यता प्रदान करने हेतु निवेदन किया।
तो बगदाद के तत्कालीन खलीफा, इम्पोर्टेंट है कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि इल्तुतमिश को किस खलीफा ने मान्यता पत्र प्रदान किया। बगदाद के तत्कालीन खलीफा नाम था अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला। इसने इल्तुतमिश को खिल्लत होती थी पोशाक, खिल्लत भेजकर दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य तथा इल्तुतमिश को उसका सुल्तान स्वीकार कर लिया। और साथ ही खलीफा अल इमाम मुस्तसिर बिल्ला ने इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमनित, इसका अर्थ होता है खलीफा का सहायक, नासिर अमीर उल मोमनित की उपाधि भी प्रदान की। खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त करने का जो महत्व था वो ये था कि इससे इल्तुतमिश की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई तथा सत्ता को धार्मिक तथा राजनीतिक मान्यता भी प्राप्त हुई तथा मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा धर्म की अवहेलना के समान हो गई। अब उन लोगों का मुंह बंद हो गया जो उसे दास मानकर उसके राज्याधिकार की आलोचना किया करते थे। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी की नियुक्ति। इल्तुतमिश का जो अंतिम प्रशासनिक कार्य था वो है अपने जीवन काल में ही उसने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर दी थी। क्योंकि ये इस्लाम में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं होता और सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली व्यक्ति को ही शासक बनने का अधिकार दिया गया है। और यही कारण है कि मध्यकाल में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर अक्सर खून खराबा हुआ, लेकिन इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया, जो कि उसके विचार में उसकी जीवित संतानों में सबसे अधिक योग्य थी, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके इस क्षेत्र में एक स्वस्थ परंपरा डालने की कोशिश की। हालांकि ये बात दूसरी है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके निर्णय की अवहेलना करते हुए रजिया के स्थान पर इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाया गया, लेकिन बाद में रजिया ने अपनी योग्यता के दम पर रुकनुद्दीन के स्थान पर स्वयं भारत की प्रथम महिला सुल्ताना होने का गौरव प्राप्त किया, रजिया सुल्ताना ने, और ये इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। नेक्स्ट है इल्तुतमिश का चरित्र एवं मूल्यांकन। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। इल्तुतमिश का जो व्यक्तित्व था वो एक अत्यंत ही प्रभावशाली था। इल्तुतमिश एक सुंदर, स्वस्थ, साहसी, पराक्रमी, दूरदर्शी और आकर्षक व्यक्ति था। मिन्हाजुस्सिराज, जिन्होंने तबकात ए नासरी ग्रंथ लिखा, मिन्हाजुस्सिराज ने इनके अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि इतना परोपकारी, सहानुभूति रखने वाला तथा विद्वानों और बड़ों का आदर करने वाला कोई सुल्तान नहीं हुआ। नेक्स्ट है वीर योद्धा तथा कुशल सेनापति। कुबाचा, यल्दोज आदि शक्तिशाली तुर्क सरदारों का इल्तुतमिश ने सफलतापूर्वक दमन किया था और विद्रोही राजपूत नरेशों को भी इल्तुतमिश ने पराजित किया। उसने अपने युद्धों और विजयों से दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का भी विस्तार किया, आते हुए एक वीर योद्धा और कुशल सेनापति सिद्ध हुआ। योग्य शासक। इल्तुतमिश एक योग्य शासक भी था। उसने सर्वप्रथम भारत में एक संगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की, 40 गुलामों के दल का गठन किया, मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किए, शुद्ध अरबी सिक्के प्रचलित किए और उसने न्याय की भी समुचित व्यवस्था की तथा वे न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। अतः इल्तुतमिश एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट है कुशल कूटनीतिज्ञ या चतुर कूटनीतिज्ञ। इल्तुतमिश एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। यल्दोज ने अपनी प्रभुसत्ता का प्रदर्शन करते हुए इल्तुतमिश के लिए राजकीय चिन्ह भिजवाए। तो इल्तुतमिश ने अपनी स्थिति और परिस्थितियों का मूल्यांकन करके पहले तो उसने स्वीकार कर लिया, परंतु जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने यल्दोज को परास्त करके उसको मौत के घाट उतार दिया। और कुबाचा के दमन करने में भी उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई। जलालुद्दीन मांगबरनी, जो ख्वारिज्म का राजकुमार था, उसको भी विनम्रता पूर्वक परंतु दृढ़ता के साथ सहयोग देने से इनकार करके दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के संभावित आक्रमण से भी बचा लिया और खलीफा से अपने शासनाधिकार का मान्यता पत्र प्राप्त कर लेना भी उसकी कूटनीति एवं दूरदर्शिता का प्रमाण था।
नेक्स्ट है साहित्य तथा कला का संरक्षक। मंगोलों के आक्रमणों के कारण मध्य एशिया से भागकर आने वाले विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों तथा अधिकारियों को दरबार में आश्रय प्रदान किया। इल्तुतमिश के दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, जिनमें उसका जो प्रधानमंत्री था निजामुल मुल्क जुनैदी, वो प्रसिद्ध विद्वान था। इतिहासकार मिन्हाज सिराज और रूहानी को भी इल्तुतमिश ने संरक्षण दिया। उसने निर्माण कार्यों के अंतर्गत उसने दिल्ली में एक विद्यालय अर्थात मदरसे की स्थापना करवाई। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार 6 मंजिला इमारत है। इसके 1 मंजिल का निर्माण ऐबक द्वारा करवाया गया तथा 6 मंजिलों का निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने कुछ मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। उसने बदायूं में हौज शमसी ईदगाह तथा बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और नागौर में अतारकिन के दरवाजे का 1230 ईस्वी में निर्माण करवाया तथा इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की स्मृति में एक मकबरे का निर्माण करवाया जिसे सुल्तानगढ़ी कहा जाता है और इसका निर्माण 1231 ईस्वी में करवाया गया। ये जो नासरुद्दीन महमूद का मकबरा है ये भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है। तो मकबरा शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने स्वयं का भी मकबरा बनवाया जो कि स्क्रिच शैली में दिल्ली में निर्मित किया गया। स्क्रिच शैली जिसके अंतर्गत गुंबद के चौकोर कोने में गोलाई लाने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया है, जो गुंबद के चौकोर कोने हैं उनको गोलाई में लाने के लिए एक शैली प्रयुक्त की जाती है, उसे स्क्रिच शैली कहा जाता है। और इसी शैली में इल्तुतमिश ने अपने स्वयं के मकबरे का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है धर्मपरायण मुसलमान। इल्तुतमिश नियम पूर्वक 5 बार नमाज पढ़ता था और अन्य धार्मिक कार्य भी करता था। वे धार्मिक संतों, फकीरों तथा उलेमाओं का आदर करता था, परंतु उसका जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो संकीर्ण था कुछ जगहों पर, क्योंकि उसका जो धार्मिक दृष्टिकोण था वो उलेमाओं और मौलवियों से प्रभावित था। मालवा और उज्जैन के मंदिरों को नष्ट करके इल्तुतमिश ने धार्मिक संकीर्णता का परिचय दिया तथा वो हिंदुओं के प्रति भी उसका जो व्यवहार था असहिष्णुता पूर्ण था। गैर मुसलमानों पर वह अत्यधिक अत्याचार भी करता था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। उसने आंतरिक और बाह्य संकटों से दिल्ली सल्तनत को नष्ट होने से बचाए रखा। उसने मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की और दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण हेतु भी उसने अनेक उपाय किए तथा बगदाद अनेक उपाय सल्तनत के सुदृढ़ीकरण हेतु अनेक उपाय जिनके अंतर्गत 40 गुलामों के दल का गठन किया, न्याय की समुचित व्यवस्था की, मुद्रा प्रणाली में सुधार किए, एकता प्रणाली प्रारंभ की। इस प्रकार प्रशासनिक सुधारों के द्वारा दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया तथा बगदाद के खलीफा से शासनाधिकार का मान्यता पत्र भी इल्तुतमिश ने प्राप्त किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा उसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। प्रोफेसर हबीबुल्ला और श्री राम शर्मा उसे गुलाम वंश के शासकों में प्रथम स्थान प्रदान नहीं करते। इनके मतानुसार इसका जो दावेदार है गुलाम वंश के शासकों में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावेदार सुल्तान बलबन है। सर वुल्जले हेग का कहना है कि इल्तुतमिश ही दास सुल्तानों में सबसे उच्च पद ग्रहण करने का अधिकारी है। डॉक्टर आर के त्रिपाठी इनका कहना है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास सही अर्थों में इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। डॉक्टर हसन निजामी लिखते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी तस्वीर ही बनाई थी, पर इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व,
एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। प्रोफेसर SR शर्मा लिखते हैं, इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी के प्रारंभ में इल्तुतमिश उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित बमियान या कहीं पे बामियाना नाम आता है या कहीं बयाना भी लिखा हुआ है, बयाना पर आक्रमण करने जा रहा था। रास्ते में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसको दिल्ली लाया गया और वहीं बीमारी की अवस्था में ही 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों, उसके चरित्र और मूल्यांकन इत्यादि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।